दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार यादव आज आपके सामने मध्यकालीन इतिहास में एक ऐसे साहसी यात्री का जिक्र कर रहा हूं जिसने मध्यकाल में भारतीय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति का वर्णन किया। दोस्तों, ये एक ऐसा यात्री था जो भारत में लगभग 8 वर्ष रहा और अपने जीवन काल में इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा की। दोस्तों, ये यात्री जो है इसका आपने नाम सुना होगा। इसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता का जन्म अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश में टंजीर शहर में हुआ। इसका जन्म 13 फरवरी 1304 को हुआ। इसके बचपन का नाम मोहम्मद अलब अब्दुल्ला था और इसने अपने जीवन काल में लगभग 3 बार मक्का शहर की यात्रा की। मक्का जो कि मुस्लिमों का एक धार्मिक शहर है। मक्का मदीना की जो यात्रा करते हैं उनको हाजी बोलते हैं। और ये चूँकि इसके परिवार के जो परिवार था बहुत पढ़ा लिखा था, ये खुद पढ़ा लिखा था और इसके परिवार के लोग जो थे वो काजी का काम करते थे। इनका काफ़ी मान सम्मान होता था। इसने अपने जीवन काल में भारत ही नहीं बल्कि विदेशों की भी यात्रा की। जैसा कि आप जानते हैं कि अरब जब ये भारत के लिए निकला तब इसकी उम्र मात्र 24 वर्ष थी। 24 वर्ष की अवस्था में इसने भारत की यात्रा की और अरब होता हुआ ये जब मक्का पहुंचा तो वहाँ पर इसे कहा गया कि हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े संत हैं मोहम्मद बाबा फरीद, उनको मेरा सलाम कहना। और जब ये वहाँ से भारत के लिए निकला तो अरब, ईरान, इराक, अफ़गानिस्तान होता हुआ ये मुल्तान पहुँचा। मुल्तान का जो सिपह सलार था इसने उसका स्वागत किया और वहाँ कुछ दिन रहने के बाद वहाँ की उसने दशा देखी। उसने कहा कि जिस समय ये भारत आया था उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का भारत में शासन था। मोहम्मद तुगलक जो था दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद ले जा रहा था। ये उसी दौर की घटना है। वो लिखता है अपनी पुस्तक रेहला में कि जब सुल्तान ने दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी बनाई तो पूरा शहर वीरान हो गया और एक एक इंसान को इसने दौलताबाद जाने का फरमान जारी कर दिया। रास्ते में सभी को उसने अनाज मुहैया कराया, पानी की व्यवस्था कराई और वहाँ पहुँचा। कहता है कि जब पूरा शहर खाली हो गया तो किले की बुर्ज पर चढ़कर ये देखता है कि कहीं कोई दीपक या कहीं कोई धुआं तो नहीं उठ रहा है। जब पूरी तरह संतुष्ट हो गया कि पूरा दिल्ली खाली हो गया है तब ये दौलताबाद खुद पहुँचा। इस मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहता है कि ये बहुत ही साहसी शासक था, लोगों का सम्मान करता था। लेकिन इसका सबसे बड़ा दोष था कि ये बहुत जल्दी ही डिसीजन ले लिया करता था, बिना दूरदर्शी था। क्योंकि इसकी जितने भी कार्य हैं वे यही बताते हैं कि कार्य तो बहुत अच्छे थे लेकिन ये समय से पहले थे। या जैसे दिल्ली से दौलताबाद या तांबे के सिक्के या खुरासान की यात्रा या चीन पर आक्रमण, ये जो सारे इसके कार्य थे बहुत अच्छे थे लेकिन ये समय से पहले थे। ये बताता है कि इसका जो राज्य था वो बहुत फैला हुआ था। तो मुल्तान का जो सिपह सलार कहता है कि हमारे यहाँ से दिल्ली की जो यात्रा है ये बहुत लंबी यात्रा है, 50 दिन की यात्रा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से 5 दिन में राजा को सारा संदेश भेज देते हैं। इतनी ज़बरदस्त डाक व्यवस्था है। इब्न बतूता कहता है कि किस प्रकार आप 5 दिन में पहुँचा देते हैं। तो कहता है हर 2 कोस पे एक घुड़सवार तैयार रहता है जो लेके संदेश पहुँचता रहता है हर दो कोस पे। और वो कहता है कि पदयात्रा जो पैदल डाक है वो भी हमारी बहुत तेज़ है। जो पैदल डाक चलती है, हर गांव के जो हरकारे होते थे वो अपने लाठी में घुंघरू बांध लेते थे और घुंघरू लेकर दौड़ते थे तो दूसरे गांव का हरकारा तैयार मिलता था। एक गांव का हरकारा 1 मील गया दौड़ते हुए, दूसरे गांव के हरकारे ने जो लिया वो दौड़ते हुए गया। तो डाक व्यवस्था के बारे में कहता है कि सल्तनत काल में तुगलक के समय में डाक व्यवस्था बहुत अच्छी थी। ये आगे सती प्रथा का जिक्र करता है कि हिंदुस्तान में जो भारतीय हैं इनका ये धार्मिक कृत्य है। महिलाएं सती हो जाया करती थी। इसने एक सती प्रथा का आंखों देखा वर्णन भी अपनी पुस्तक में किया है कि 4 महिलाएं जो सती होने जा रही होती हैं वो उनके पतियों की मृत्यु हो चुकी होती है और वो जो सती होने जाती हैं तो बढ़िया श्रृंगार करती हैं, सुगंधित तेल लगाती हैं, बढ़िया सरोवर में स्नान करती हैं और बहुत बड़ी चिता लगाई जाती है, ढोल नगाड़े बजते हैं। चारों बहुत दूर दूर के आदमी उनको देखने आते हैं, सती माता की जय बोलते हैं
और महिलाएं मुस्कुराते हुए पालकियों में बैठकर जाती हैं और वो आग में जब कूदती हैं तो लोग ढोल नगाड़े और सती माता की जय करते हैं। उसका कहने का मतलब है कि इतना जोर से चिल्लाते हैं कि उस आवाज़ में, ढोल नगाड़ों में उनकी चीखें जो हैं वो दब जाती हैं। आगे वह जिक्र करता है कि जब वह भारत पहुंचता है तो मोहम्मद बिन तुगलक से जब मिलता है तो मोहम्मद बिन तुगलक की पहली मुलाकात में वो उससे प्रभावित होता है और उसको नाम देता है बदरुद्दीन। वो कहता है कि आज से आपका नाम बदरुद्दीन रहेगा और उसको दिल्ली का काजी बना दिया जाता है। इब्न बतूता दिल्ली का काजी बन जाता है और 12,000 दिनार और 5 गांव की जागीर उसको मिल जाती है और वो दिल्ली में रहता है। उसने कई सैन्य अभियानों का भी जिक्र किया है कि मैं कई सैन्य अभियानों में भी गया हूँ। भारत में रहते हुए वह कई सैन्य अभियान करता है। मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसको अपना राजदूत बनाकर चीन भेजता है। इतिहासकारों का कहना है कि मोहम्मद बिन तुगलक चीन की राजकुमारी से शादी करना चाहता है, इसलिए वो मोहम्मद इब्न बतूता को चीन भेजना चाहता है। लेकिन जब वो जा रहा होता है तो उसको रास्ते में कुछ लोग लूट लेते हैं, डाकू लूट लेते हैं। तो डर की वजह से, क्योंकि उसको मालूम था तुगलक बहुत ही एक तरह से सनकी बादशाह है, वो कुछ भी कर सकता है, तो वो वापस नहीं जाता है और श्रीलंका, बंगाल होते हुए, चीन होते हुए वापस अपने देश पहुंचता है। इब्न बतूता भारत के बारे में सामाजिक राजनीतिक दशा का वर्णन करता है। इब्न बतूता ये कहता है कि भारत के लोग बड़े धार्मिक हैं, बड़े सीधे हैं, बड़े सच्चे हैं। यहाँ जो है लोग ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्योंकि वह एक जगह जिक्र करता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के ढलवाए, उसने कहा कि उसकी सोच ये थी कि चांदी कोषागार में इकट्ठा हो जाएगी तांबे के सिक्कों की जगह, लेकिन हुआ इसका उल्टा। धनी लोगों ने अपने घरों में तांबे की टकसाल बना ली और नकली के तांबे के सिक्के हर जगह चालू हो गए। परिणाम स्वरूप राज का जो कोष था वो खाली होने लगा और उसके महल के सामने तांबों के सिक्कों का ढेर लग गया। परिणाम स्वरूप उसको अपनी ये योजना बदलनी पड़ी। इब्न बतूता जो था बहुत एक ऐसा यात्री था जिसने भारत का जिक्र किया है। दोस्तों, उसने अपनी ये सारा जिक्र रिहला पुस्तक जो उसने लिखी है उसमें है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम।